अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आज हम लोग जो आपका सेक्शन सी होता है, क्रिएटिव राइटिंग का जो पोर्शन होता है, उसके मतलब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें आपके जो क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और उसके जो फॉर्मेट्स हैं, उनको भी हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। और इसके साथ साथ फिर मैं आपको इससे रिलेटेड आपके जहन में जो सवाल होते हैं, डेट किस तरफ लिखनी है, लेफ्ट पे लिखना है, राइट पे लिखना है, लाइन कहाँ छोड़नी है, और हेडिंग्स देनी है नहीं देनी, मार्कर से लिख लूँ पेन से लिख लूँ। तो इस तरह के आपके जो छोटे छोटे मासूम मासूम से सवाल होते हैं, तो वो आपके मासूम मासूम छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो सवाल हैं, उनका भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आपको मैं आंसर करूंगा। तो सबसे पहले बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द लेक्चर, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको क्लास वाइज जो है पता हो कि आपके यानी कि आपकी क्लास में जो सेक्शन सी है उसमें क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग नाइन्थ से शुरू करते हैं, नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर, और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर की तरफ जो है वो मैं आपको ले जाऊंगा। अब नाइन्थ का ये जो बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल एक तरह से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो इशू किया गया था, इसमें आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आपका शुरू होता है। आपका सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट होता है। तो बेशक आप इसको किसी जगह नोट डाउन कर लें। नाइन्थ के जो बच्चे हैं उनको क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर बच्चों को आता है यहाँ पे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है इसमें बच्चों ने पैराग्राफ लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें क्या होता है, इसमें आपको डायलॉग आता है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें डायलॉग और ट्रांसलेशन होती थी, और ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। यानी कि नाइन्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। नाइन्थ के अंदर है लेटर, ठीक है, फॉर्मल लेटर। और इसके अलावा एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो इन्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए आपको एक लेटर लिखने के लिए आ सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पैराग्राफ राइटिंग है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या है, डायलॉग राइटिंग है। ये वो चीज़ें हैं जो कि नाइन्थ के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा अंजल, मैं आपके सवाल को देखता हूँ। मैं पहले बेटा इसको एक्सप्लेन कर लूँ, तो उसके बाद आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद टेंथ के अंदर हम लोग आते हैं। तो टेंथ के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो टेंथ में जनाब अली, जो आपका सेक्शन सी है, ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको ईमेल, लेटर या एप्लीकेशन तीनों आ सकती हैं। ठीक है, ये मैं टेंथ का मैंने ओपन किया हुआ है। तो टेंथ में ईमेल, लेटर या एप्लीकेशन आता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर बेस करता होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या आता है, इसमें ऐसे राइटिंग होती है। यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के जो पोर्शन है टेंथ ग्रेड का, उसमें क्या आता है, उसमें लेटर, ईमेल और एप्लीकेशन, इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आपको आ सकती है। अच्छा, वैसे तो जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर जो मॉडल पेपर है बोर्ड का, उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी होती है, या ईमेल किस तरीके से लिखनी होती है। लेकिन मैं आपको ज़रा आसान करके, सिंपल करके ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करें, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो है फॉर्मल लेटर या जॉब एप्लीकेशन है। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको या तो फॉर्मल लेटर आ सकता है, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको लेटर लिखने के लिए कह सकते हैं, या आपको जॉब एप्लीकेशन आती है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 आपका जो है वो ग्रामर बेस्ड होता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको लिखनी होती है एक रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि लेटर या एप्लीकेशन प्लस रिपोर्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको लिखना होता है एक पैराग्राफ। ठीक है, यानी कि ये यूँ समझ लें कि नाइन्थ में भी देखें पैराग्राफ है। ठीक है, और इसी इसी के साथ लेटर और एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर दोबारा क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। फर्स्ट ईयर में जो चीज़ नई है वो क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है। और अगर हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर के अंदर जो है यही टॉपिक्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इस तरीके से होता है कि सेकेंड ईयर के अंदर आपने सेक्शन सी जो है आपका, जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, उसमें आपका ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसे आपने लिखना होता है। और ऐसे के साथ आपकी क्या होती है, रिपोर्ट होती है। ये दो जो है क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग वाले होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इसमें कन्वर्जन आती है आपको।
मतलब टेंस कन्वर्ट आपने करना होता है। तो अब ये आप देख लें कि नाइन्थ के अंदर, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, नाइन्थ के अंदर है लेटर और पैराग्राफ, लेटर पैराग्राफ और डायलॉग। टेंथ के अंदर क्या है? टेंथ के अंदर लेटर एप्लीकेशन या ईमेल, और साथ में ऐसे राइटिंग। ठीक है। और फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है? फर्स्ट ईयर के अंदर है पैराग्राफ और रिपोर्ट, पैराग्राफ और रिपोर्ट है, और साथ में लेटर एंड एप्लीकेशन है। और सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो ऐसे राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन में आपको एक ही तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको इकट्ठी बता देता हूँ। और लेकिन ये आपको अभी पता चल गया होगा कि आपकी जो भी क्लास है, मतलब आपकी नाइन्थ है, टेंथ है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो वो फिर आपको खुद पता चल चल जाएगा कि आपने किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जो फोकस है वो आपने करना है। अच्छा, लेटर का और एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ना वो सेम है। लेटर का और एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो क्या है? सेम है। अच्छा, अब बोर्ड जो है, बोर्ड में बाज दफ़ा ये होता है कि अगर आपको एप्लीकेशन आ जाए और एप्लीकेशन में आप ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये अगर आप स्किप कर दें तो इतना कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप लेटर और एप्लीकेशन जो है उसको दोनों के लिए आप यही फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं आपको लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर ईमेल का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसके मुतालिक फिर मैं आपको गाइड करूंगा। कल की हमारी जो क्लास होगी वो होगी पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो अब लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले मैं इकान का जो सवाल है, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। इकान मैंने अंजल पढ़ दिया था इकान का। सर, कल आपने जो न्यूज़पेपर वाला पैसेज करवाया था उसका टाइटल ये सही है, सोर्सेज ऑफ सोशल मीडिया कनेक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग? हाँ ठीक है, यस आप लिख सकते हैं, ये वाला टाइटल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सवाल तो पूछ रहे हो, लेकिन आपने टास्क तो भेजा ही नहीं था। अच्छा, बहरहाल, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। लेटर और एप्लीकेशन, इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो आपने लिखना होता है सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में क्या आता है? सेंडर एड्रेस में आता है एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जामिनेशन का ई बड़ा, हॉल का एच बड़ा, और उसके बाद आपने लगाना होता है कॉमा। उसके बाद सिटी एबीसी। अब सिटी एबीसी को लिखने के काफ़ी तरीके हैं। सिटी एबीसी में आप ये भी कर सकते हैं, सिटी लिख के कॉलन डाल के ए बी सी इस तरह लिख दें। आप इसको सिटी लिख के और आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो ए बी सी लिख दें। आप सिटी लिख के और ब्रैकेट के अंदर ए डॉट बी डॉट सी डॉट इस तरह लिख दें। ठीक है। अच्छा, आप सिटी ए बी सी इस तरह लिख दें। आप सिटी ए डॉट बी डॉट सी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसमें कोई कोई इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप जिस तरीके से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है वासिफ, मैं मॉडल पेपर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप सिटी एबीसी जो है उसको जिस तरह से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। एज आई सेड कि मैंने आपके सामने चार पांच फॉर्मेट रख दिए हैं, आप इसमें से जौन सा मर्जी फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देर इज नो रॉकेट साइंस टू दैट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, वो जो होता है ना कि जी इस तरह लिखना है उस तरह नहीं लिखना, इसमें कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ आपने एक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने कॉमा लगाना है। कल मैं एक बच्चे का पेपर चेक कर रहा था, उसने सेमी कॉलन लगाया हुआ था। और इसी तरीके से बच्चे एक और चेक कर रहा था, उसने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। तो अभी देखो, एग्जामिनेशन हॉल के बाद अभी एड्रेस मुकम्मल नहीं हुआ, कॉमा लगाएंगे, सिटी एबीसी के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप डेट डालेंगे, डेट डाल के उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। अब जहां तक डेट की बात है, डेट लिखने का जो सही तरीका है वो यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। या आप सबसे पहले डेट डालते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है, तो आप लिखेंगे 29 जनवरी। ठीक है। और उसके बाद 2025, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप लिखें January 29, कॉमा 2025, फुल स्टॉप। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। समझ आ रही है? लेकिन ये जो आप इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से JAN, ये नहीं लिखना आपने। मंथ का नाम आपने पूरा लिखना है। समझ आ रही है ना बात मेरी? यस सर। मुझे साथ साथ मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, मेरे साथ बातचीत करते रहें, वरना मैं सो जाऊंगा। ठीक है। आपने इस तरीके से मंथ का नाम नहीं लिखना। तो व्हाट आई रिकमेंड कि जो ऊपर ये वाला, ये जो दोनों फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिए, इन दोनों फॉर्मेट में से जो जौन सा फॉर्मेट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें। बाकी वो जो आप इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट ना यूज करें, इस तरीके से ना लिखें।
अच्छा, इसी तरीके से वो जो आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ना लिखें। अच्छा, सर एक बच्चे ने इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 2K24, इस तरह नहीं लिखना। समझ आ रही है? तो जो दो फॉर्मेट्स मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, इन दोनों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट आप चूज सर करें इस बस। ये डेट के बाद सर कॉमा आएगा। इस सूरत में आएगा। अगर ये देखें, डेट अगर यहाँ पे आ रही है तो ताकि डेट में और जो ईयर है उसमें डिफरेंस करने के लिए आप ये दरम्यान में कॉमा लगाएंगे। लेकिन अगर आप डेट पहले लिख रहे हैं तो फिर जनवरी के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है। और डेट की हेडिंग भी देने की जरूरत नहीं है। डेट ये जिस तरीके से हमाद ने लिखा है, हमाद यासिर ने जिस तरीके से लिखा है, ठीक है, कि डेट डाल के फिर कॉलन डाल के इस तरह भी लिखने की जरूरत नहीं है। खाली सिर्फ जैसे यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है, सिर्फ इसी तरीके से आपने लिखना है। जुल्फकार पूछ रहा सर है कि एग्जामिनेशन हॉल के आगे कॉमा ना लगाएं तो मार्क्स कम होते हैं। मुझे बताओ कि तुम कॉमा क्यों नहीं लगाओगे? वजह उसकी, तुमने कॉमा जो है उसको जाके उसको उसका बारबी क्यों करना है कॉमे का? है, तुमने कॉमा बेच के तो तुमने कोई घर बनवाना है कॉमे का? लगाओ माड़ा काम कॉमा। मैं ये क्या सवाल हुआ कि कॉमा ना लगाएं तो मार्क्स कम होते हैं? बेटा आपने लगाना है कॉमा। आप अपने जहन से ये चीज ही निकाल दें कि जी वहां पे जो है ना वो ब्रो इज ट्रिगर्ड बाय दैट कॉमा। नो ब्रो, आई एम नॉट ट्रिगर्ड। मैं रोस्ट कर रहा था उसको, ठीक है, और उसको रोस्ट सर कर रहा था कार को, उसको सर जो समझा रहा आपने था ताकि उसको याद रहे। जुल्फकार को मैं समझा रहा था ताकि उसको ये याद रहे कि सर ने मेरी बेइज्जती की थी और मैंने कॉमा लगाना है। तो दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग किड्स। ठीक है, मैं उनको पिंच करता हूँ ताकि उनको फिर वो हमेशा याद रहे कि यार सर ने इस बात में मेरी बहुत बेइज्जती की थी। ठीक है। अच्छा, अभी रिपोर्ट राइटिंग के मुतालिक अफरा अभी आप सवाल मत पूछो। अभी इस लेटर एप्लीकेशन जब हम डिस्कस कर लेंगे, ईमेल पे चलेंगे, फिर जब रिपोर्ट पे जाएंगे तो यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट अबाउट रिपोर्ट। ठीक है ओके बेटा? सर, थैंक यू। यस सर। ओके। हाँ। अच्छा, एएमए सेशन भी हो जाएगा अभी। जो चीज हो रही होती है ना उस पर फोकस किया करें। हमाद, जो जो क्लास में जो जो एक्टिविटी चल रही होती है उसमें आप हाजिर दिमाग रहा करें। अच्छा। नाउ सर जो जी सर जी। सर ये जो आपने क्या कहते हैं सिटी की पहली वो लिखी है, पहली पहला फॉर्मेट, उसमें सिटी के बाद आपने दो कॉलन लगाए हैं, तो वो लगा सकते हैं हर उसमें सिटी के फॉर्मेट में? हाँ, लगा सकते हैं। हर फॉर्मेट में नहीं लगा सकते, हर फॉर्मेट में ना लगाएं, क्योंकि जब आप जो कॉलन पहला लगाते वाला है। हैं, देखो कॉलन जब लगाते हैं तो उसके बाद फिर ब्रैकेट्स जरूरी नहीं होती ना। कॉलन के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखते होते। ठीक है, दैट इज द लॉजिक। तो इसमें से आप जौन सा मर्जी फॉर्मेट आप यूज करना चाहें आप यूज करें। सर जी जी। ये ऊपर हम डेट लिखते हैं ना सर, हाँ। उसके बाद हम दोबारा ये जब हम मैनेजर लिखते हैं कंपनी वगैरह, इसके साथ भी दोबारा डेट लिखने की जरूरत है? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या ये लिखते वक्त आपकी तारीख बदल जाती है। दोबारा डेट लिखने की कोई बेटा लॉजिक ही नहीं है। दोबारा आपने डेट नहीं लिखनी होती। अच्छा, अब ये जब आप लिख लेंगे, ठीक है, सेंडर एड्रेस आपका मुकम्मल हो गया, उसके बाद आपने यू हैव टू लीव वन लाइन। ये यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है। वो जो आप कहते हैं ना, फलानी जगह पे लाइन छोड़ूं, फलानी जगह पे ना छोड़ूं, बाकी जिधर आपने लाइन छोड़नी है आपकी अपनी मर्जी है। यानी कि यहाँ पे नीचे, वो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाली लाइन छोड़ना लाजमी है ताकि ये वाला एड्रेस और ये वाला जो दोनों एड्रेस हैं ये आपस में क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, डिफ्रेंशिएट हो जाएं। ठीक है, ये तीन चीजें लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। ये वाला जो एड्रेस होता है, दिस इज कॉल्ड द रिसीवर एड्रेस। ठीक है, रिसीवर एड्रेस। ठीक है, रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। अब जो रिसीवर एड्रेस है, इसमें क्या है कि जिस बंदे को आप लिख रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये पेपर मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। इसमें वो जी कह रहा है कि आपको कि राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम, जिस तरीके से कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिखें, और यहाँ पे आपको कह रहा है राइट अ लेटर टू एडिटर, टू द एडिटर। एडिटर किस चीज़ का होता है? न्यूज़पेपर का होता है ना। तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जिसको आप लिख रहे हैं, अगर आपका लेट सपोज जॉब एप्लीकेशन है, तो जॉब एप्लीकेशन जो है वो किसी कंपनी के मैनेजर के नाम होती है, या किसी कंपनी के सीईओ के नाम होती है, या किसी कंपनी के एचआर मैनेजर के नाम होती है। ठीक है। आप यहाँ पे जिस तरह राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए आप जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आप किसके नाम एप्लीकेशन लिखेंगे? एसएचओ के नाम लिखेंगे, या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम लिखेंगे, या
चेयरमैन वापडा के नाम लिखेंगे या किसी प्रिंसिपल के नाम लिखेंगे? हम्म, प्रिंसिपल के नाम। बताएं। प्रिंसिपल के। एचआर डिपार्टमेंट को लिखेंगे या हो सकता है किसी कंपनी के आप किसी उसमें आप लिख रहे होंगे। समझ आ रही है ना? यस एम आई सर। ऑडिबल? यस सर। ओके, एक मिनट यार, मेरा स्पीकर बंद हो गया। मेरी टांग लगी और स्पीकर बंद हो गया, एक मिनट। अच्छा, आप बोले, कोई बच्चा बोले। यस हेलो। सर। यस सर। हाँ, हेलो। जी जी जी, यस, इट्स बेटर नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बात को जरा गौर से समझें। अगर आप किसी मैनेजर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे द मैनेजर, कॉमा, कंपनी एक्स वाई जेड। और अगर आप किसी अखबार के एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द एडिटर, कॉमा, द डॉन न्यूज। अखबार का जब आपने नाम लिखना होता है तो उसके साथ आप आर्टिकल द लगाते हैं। खाली डॉन न्यूज नहीं लिखना, द डॉन न्यूज। द डॉन भी लिख सकते हैं खाली, द जंग, द डेली जंग, द डॉन न्यूज। और अगर आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, और उसके बाद कॉमा, स्कूल एक्स वाई जेड, कॉमा। तो ये मैंने इसी अरेंजमेंट में लिखा हुआ है। मैनेजर का द का टी बड़ा होगा, मैनेजर का एम बड़ा होगा, द का टी बड़ा होगा, एडिटर का ई बड़ा होगा। द प्रिंसिपल में द का टी बड़ा होगा और प्रिंसिपल का पी बड़ा होगा। इतनी डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द न्यूज लिख सकते हैं, द जंग लिख सकते हैं, द डेली नवाए वक्त लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी अखबार का आप नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद कॉमा, कॉमा लिख के उसके बाद आप यहाँ पे इस्लामाबाद, मैं किसी भी शहर का बेशक आप नाम लिखते हैं, लेकिन फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप लोग तो इस्लामाबाद लिखते हैं। और इस्लामाबाद लिख के उसके बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। मैं आई फॉरगॉट टू ऐड अ फुल स्टॉप हेयर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि जो सेकंड पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का या आपके लेटर का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। इस जगह पे सब्जेक्ट लिखने से पहले अगर आप लाइन छोड़ना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, नहीं छोड़ना चाहते तो ना छोड़ें, इसके कोई नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लाइन छोड़ना या ना छोड़ना वो ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है। सर द न्यूज़ के आगे फुल स्टॉप नहीं आएगा? नहीं, द न्यूज़ के आगे फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि बात मुकम्मल नहीं हुई। शहर पे जाके बात मुकम्मल होती है, लास्ट यहाँ पे बात मुकम्मल हो रही होती है, वहां पे फुल स्टॉप लगता होता है। सर द न्यूज के बाद कॉमा आएगा ना? द न्यूज़ के बाद कॉमा आएगा। द न्यूज़ है या यहाँ पे कंपनी एक्स वाई जेड है या द डॉन न्यूज़ है या द स्कूल एक्स वाई जेड है, जो भी एड्रेस है उसके बाद कॉमा, और फिर उसके बाद सिटी का नाम और सिटी के नाम के बाद फुल स्टॉप। सर अगर फॉर उस एग्जांपल मैनेजर को लिख रहे हो हम लोग और ये हाँ, कंपनी में एक्स वाई जेड सिर्फ लिख दें या ना लिखें तो ये सही होगा? नहीं, अगर तो मतलब कंपनी। कंपनी का नाम गिवन है तो फिर आप उसी कंपनी का नाम लिखें, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है जी। पेपर्स के तो अंदर अगर लिखें ब्रांडिंग। तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग कि कंपनी एक्स वाई जेड। इसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप सब्जेक्ट की इस तरीके से हेडिंग देते हैं, कॉलन लगाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप अगर लिख रहे हैं, ये वाला, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ये आपका सब्जेक्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। इसी तरीके से अगर ये है, ठीक है, कि राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर या रिक्वेस्ट टू, इसी के अंदर से आप निकालेंगे रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। जितना आप इसको शॉर्ट एंड क्रिस्पी लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्पी लिखें। ठीक है, जितना आप इसको शॉर्ट एंड क्रिस्पी रख सकते हैं उतना आप इसको क्या रखें, इसको शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखें, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो आपका बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा आपका जो टाइटल है वो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट
टू द पॉइंट यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। वो जो लिखना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट की हेडिंग दे के ये पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं। पूरी स्टेटमेंट यहाँ से लेके राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ये पूरी पूरी जो स्टेटमेंट होती है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, आपने उसमें से एक फ्रेज की सूरत में आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद फिर आती हैं सैल्यूटेशंस। अब सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के दरमियान भी अगर आप लाइन छोड़ना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं ना आपको कहता हूं कि छोड़े, ना आपको कहता हूं ना छोड़े, आपकी टोटल आपकी अपनी मर्जी है। सब्जेक्ट के बाद भी अगर आप लाइन छोड़ना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। और अगर आप फादर को या मदर को लिख रहे हैं, पहले आता होता था, अब फादर मदर को लेटर नहीं या लेटर या एप्लीकेशन अब नहीं आती। लेकिन अगर आता है मदर फादर को तो फिर मदर फादर के साथ रिस्पेक्टेड की बजाय डियर लिखा जाता होता है। डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम लोग मोस्टली रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। या रिस्पेक्टेड के जो सिनोनिम्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वेनेरेटेड, ठीक है, वेनेरेटेड, इस्टीम्ड, ठीक है, इस्टीम्ड प्रिंसिपल, इस्टीम्ड सर, ठीक है, वेनरेटेड। इसी तरीके से ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल, ऑनरेबल। इसी तरीके से वैनरेबल, वैनरेबल। ये मतलब ये ज्यादा मजे का लगता है ना, ज्यादा क्यूट लगता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स भी आप रिस्पेक्टेड की जगह पे आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम के बाद भी अगर आप लाइन छोड़ना चाहते हैं, भाई तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं आपको कहता ना आपको कहता हूं छोड़े, ना आपको कहता हूं कि ना छोड़े। इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपका ये आता है लेटर का बॉडी, लेटर का या एप्लीकेशन का। क्या होगा अगर चेकर कोई सिनोनिम ना आता हुआ, फिर तो बढ़ गए हम। तो अब ऐसा तो खैर नहीं होता, इतने भी वो नहीं होते। अगर मेरे जैसे अगर निकम्मे को पता है ये वर्ड्स, तो पेपर जो चेकर्स होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो आता होगा उनको। ठीक है, बी पॉजिटिव अबाउट योर चेकर्स। ठीक है, बाद में पता चले जी आपका पेपर मेरे पास ही कहीं आ गया और मैं फिर साथ में डिक्शनरी खोल के बैठा हुआ हूँ, आशिर का पेपर चेक कर रहा हूँ। अच्छा, वेल एनी हाउ, ये जो आपका पार्ट होता है ना, ये आपका लेटर का या एप्लीकेशन का या ईमेल का या रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑल राइट। अच्छा, अब इसमें इंट्रोडक्शन जो है ये आपका होता है 2 से 3 लाइंस का। बॉडी आपकी जो है ये 7 to 10 लाइंस की होती है और कंक्लूजन जो है ये 1 से 2 लाइंस का होता है। और इनको अलग अलग पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक ही डब्बा पूरा बना देते हैं। मतलब वो लिखना शुरू करते हैं और दे मार 4:30 वो जा रहे होते हैं बस। ठीक है, जैसे ऊपर से ना पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, बस वो एक ही पाटे में जा रहे हैं। सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ बनाएं। इंट्रोडक्शन का अलग पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपना पर्पस ऑफ राइटिंग बताते हैं कि व्हाई यू आर राइटिंग दैट लेटर और व्हाई यू आर राइटिंग दैट एप्लीकेशन। छोटा सा 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ होता है। उसके बाद फिर आप जिस पर्पस के लिए आप लेटर लिख रहे होते हैं, जिस पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, उसकी आप सर आप ऐसा कर डिटेल दीजिए। एक्सप्लेनेशन देते हैं 7 to 10 लाइन्स के अंदर। और फिर एंड पे आप कंक्लूजन देते हैं 1 से 2 लाइन्स का, जिसमें आप एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी कि आप उस जिस बंदे को आप लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अब आपने पूरी बात उसको बता दी, अब उसको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो आप इसको इसको एक्सीड कर सकते हैं, यस यू कैन एक्सीड इट। लेकिन इतना एक्सक्यूज मी एक्सीड ना सर। करें, इतना आप एक्सीड ना करें कि बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाए आपका लेटर। बच्चे जो है वो 2-2 पेजेस का लेटर लिखते हैं। 2 पेजेस का लेटर नहीं होता लेटर हमेशा, जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल एप्लीकेशन होती है, वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होती है। ठीक है, सर बॉडी 2 पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। जब 3 का बताया जा रहा है तो आप 2 में क्यों लिखोगे। तीसरे पैराग्राफ को आपने क्या करना है, हाँ, उसको OLX पे लगाना है या उसको बैंक में रखवा के उससे तुमने प्रॉफिट खाना है बैठ के। क्यों जानी, जुल्फिकार, ब्रो 3 पैराग्राफ बनाने हैं तो 3 ही बनाने हैं। ठीक है, भाई ने बोला करने का तो करने का। सर ठीक है, जी सारा, जी जी।
सर ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हम इनकी हेडिंग दे सकते हैं ब्लू मार्कर से, और उसके आगे से स्टार्ट कर दें हम अपना नहीं, टेक्स्ट। नो, नो हेडिंग्स, नो हेडिंग्स एट ऑल इन लेटर और एप्लीकेशन, नो हेडिंग। लेटर, ओके। एप्लीकेशन और ईमेल के अंदर नो हेडिंग्स एट ऑल। हेडिंग्स आर ओनली अलाउड इन रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट सर। के अलावा लेटर में, एप्लीकेशन में, ईमेल के अंदर आपको हेडिंग नहीं देनी होती। इवन सर ऐसे के अंदर, पैराग्राफ के अंदर भी हेडिंग नहीं देनी होती। वो खैर हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे में और पैराग्राफ में। जी मुस्तफा। आप अभी बॉडी लिख सकते हैं थोड़ा सर, हमें थोड़ा सा पता चलेगा हाँ, मैं मैं कैसे। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ। अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ना पहले, फिर ये आगे सारी बॉडीज बनी हुई हैं। ठीक है। अभी नीचे चल के रेसलिंग करेंगे ना, बॉडी खुद ब खुद बन जाएगी। अच्छा। सर यही बात मार्टिन एंड रैंड में लिखी भी है कि बिजनेस पीपल आर ऑलवेज बिजी एंड डोंट हैव। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो फॉर्मल राइटिंग्स होती है ना, वो हमेशा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? वंस यू आर डन विद द बॉडी, उसके बाद यू हैव टू लीव वन लाइन, एंड देन यू हैव टू राइट योर सिंसियरली और योर्स ट्रूली, एंड देन एक्स वाई जेड। अब ये वाली लाइन छोड़ना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे आइडियली बेहतर ये होता है कि आप योर सिंसियरली योर्स ट्रूली के बाद एक्स वाई जेड लिखने से पहले एक लाइन छोड़ दें। अगर आपके पास जगह है तो आप एक लाइन छोड़ दें बीच में, लेकिन वहां पे अपने सिग्नेचर मत करें। बच्चे वहां पे ना अपने साइन मारना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे अपने सिग्नेचर नहीं करने। ठीक है। और सिग्नेचर भी कुछ बच्चों के इतने अजीबो गरीब किस्म के सिग्नेचर होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई कुत्ता सोया हुआ है। ठीक है। जैसे जमीन पे पानी बिखरा हुआ है। ठीक है। ऐसे सिग्नेचर करते हैं, ऐसे सिग्नेचर करते हैं जैसे किसी ने चॉकलेट खा के रैपर नीचे फेंका हुआ है। इस तरह के सिग्नेचर्स होते हैं। तो वहां पे अपने सिग्नेचर ना मारने बैठ जाएं। योर सिंसियरली योर ट्रूली लिख के एक्स वाई जेड, दैट्स इट। ये हो गया जनाब लेटर का और एप्लीकेशन का सर ये फॉर्मेट। सबके लिए सेम रहता है? सबके लिए सेम रहता है, तमाम लेटर्स के लिए, तमाम एप्लीकेशंस के लिए ये फॉर्मेट होता है। नहीं, फॉर्मेट नहीं सर, ये यूआर से सर ये हाँ सबके लिए बिल्कुल सेम। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्योंकि फॉर्मल लेटर आता है, आप उसमें फॉर्मल लेटर्स के अंदर सिंसियरली और ट्रूली दोनों लग सकते हैं। वैसे इसके अंदर मामूली सा डिफरेंस है कि अगर आपको, जिस बंदे को आप लिख रहे होते हैं, उसका अगर आपको नाम पता हो तो फिर आप ट्रूली लिखते होते हैं, और अगर ना पता हो तो फिर सिंसियरली लिखते हैं। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपकी ये मिस्टेक नहीं मानी जाती। आप योर सिंसियरली योर्स, हाँ, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, योर्स के ऊपर आपने, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस तरीके से योर्स को लिखते हैं, ऐसे। इस अपोस्ट्रोफी। तरह नहीं लिखना, लड़के। अपॉस्ट्रैफी नहीं डालनी, अपॉस्ट्रैफी नहीं डालनी। ठीक है। पिंकी प्रॉमिस करो सारे बच्चे मेरे साथ कि आप योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रफी नहीं डालोगे। वादा करो मेरे साथ। गलती से इंशाल्लाह। हो गया। हाँ, और ओके सर। योर्स का वाई भी आपने बड़ा लिखना है। बच्चे इस तो तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं योर्स। एक योर का वाई छोटा लिखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपॉस्ट्रफी डाल देते हैं, और पूरा बेड़ा गर्क हो जाता यही बात हमारे जो स्कूल में इंग्लिश वाली टीचर है उन्होंने हमसे कही थी। है। हाँ, तो इस चीज़ का, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको फिर ना आपके लिए फिर मसले मसले पैदा करती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी मैं आप लोगों को फिर असेसमेंट्स भी दूंगा, और असेसमेंट्स में जिस बच्चे ने ये गलतियां की हुई होंगी ना, उसका फिर मैं देखना कैसे बेड़ा गर्क करता हूँ मैं। ठीक है। तो ये देखो कितनी डिटेल के साथ मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। तो अभी भी अगर आप लोग जो है, आप लोगों का अगर साबुन स्लो है, तो फिर मैं आप लोगों की तबीयत दुरुस्त करूंगा। अच्छा, उसके बाद ईमेल में क्या होता है, अगर आपको ईमेल आती है, तो अब देखें ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब्जेक्ट से लेके ये वाला पार्ट, ये एंड तक, ये सारा, सब आगे सब में सेम रहता है। ये वाला पार्ट सबका सेम रहता है, सिर्फ हेडर चेंज होता रहता है। अब ईमेल का हेडर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले आप फ्रॉम लिखते हैं इस तरीके से, फ्रॉम के आगे कॉलन डालते हैं abc@gmail.com, फिर उसके बाद टू की हेडिंग डालते हैं, और उसके बाद cdf@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पे आप डेट की हेडिंग देते हैं। लेटर एप्लीकेशन में डेट की हेडिंग नहीं देनी होती, ईमेल में देनी होती है। डेट की हेडिंग देते हैं, और उसके बाद आप डेट डालते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगला पार्ट जो है वो सारा सेम है। अगला पार्ट सारा का सारा क्या है, सेम है। रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो रिपोर्ट जो है उसमें सबसे पहले डेट आती है, और डेट जो है वो, आप अब रिपोर्ट वाले बच्चे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे गौर करें, डेट आप यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। डेट आप ईमेल में लाइन नहीं छोड़ते, ईमेल के अंदर लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ईमेल में लाइन छोड़ने की बेटा इसलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि देखें, फ्रॉम आपने
कैटेगोरिकली अलग करके लिखा हुआ है, टू आपने अलग करके लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लाइन इसलिए छोड़ते हैं ताकि ये दोनों एड्रेसेस आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट में क्या करना है आपने, डेट नहीं लिखना, डेटेड लिखना है। डेटेड, समझ आ रही है ना? डेटेड, डेट नहीं लिखना, डेटेड लिखना है। और आप डेट यहां भी लिख सकते हैं और डेट को आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी, पेज के इस तरफ भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी लिख सकते हैं। यहां लिखें या यहां लिखें, लेकिन हमेशा पहली जो चीज रिपोर्ट में लिखी जाती है वो डेट लिखी जाती है। उसके बाद टू, ठीक है, द एडिटर। और उसके बाद आप देखें रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ना, उस दो तीन फॉर्मेट से मैं आपको बता देता हूँ, सारे फॉर्मेट्स रिपोर्ट के जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अम, एक मिनट, ये तो पेपर है ना, ये तो पेपर है, पेपर तो आपको नहीं दिखाना ना, ये तो भी मैंने आपसे लेना है ना। अब ये देखें, ये रिपोर्ट का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है ना, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी और एंडिंग। यानी कि ये नंबर्स भी आपको साथ में, डेट का आधा नंबर है, टू का आधा नंबर है, फ्रॉम का आधा नंबर है, सब्जेक्ट का आधा नंबर है, इंट्रोडक्शन का एक नंबर है, बॉडी के चार नंबर है और एंडिंग का क्या है, एक नंबर है। अब डेट आपने जो रिपोर्ट की का जो हेडर है वो बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेटेड, उसके बाद जो डेट है वो डालें, और उसके बाद नीचे लिख दें टू, ठीक है, द एडिटर। और इसी एक ही लाइन में, इसी एक ही लाइन में द डॉन न्यूज इस्लामाबाद, इस तरह भी इकट्ठा भी लिख सकते हैं। और फ्रॉम अ जर्नलिस्ट, अ जर्नलिस्ट, या अगर आपको होता है कि लेट सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे है, आपको जैसे यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है ठीक ठीक है, कि सपोज करें कि आप जो हैं वो सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ योर कॉलेज, राइट अ रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू योर प्रिंसिपल। अब यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टू, हाँ जी बताएं, टू में क्या आएगा, टू के बाद? हम्म, द प्रिंसिपल, जी सर। टू द प्रिंसिपल, और कॉलेज एक्स वाई जेड, ठीक है, इस्लामाबाद। और यहाँ पे फ्रॉम में क्या आएगा? हम्म, A member. मेंबर ऑफ, ये मेंबर को मैंने मीमर बना दिया, मेंबर सर ऑफ डिसिप्लिनरी, आपने ईमेल से पूरा वो चेंज कर दिया। क्या चीज? ईमेल सर लिखना होता है ना, टू और अल्लाह के, abc@gmail.com। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट पे आ जाए, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं सेम एक एक लाइन के अंदर। और आप ये भी कर सकते हैं रिपोर्ट के अंदर कि यहाँ पे आप पहले डेट डालें, और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल डेट है ये, उसके बाद आप यहाँ पे लिखें टू की हेडिंग दें, उसके नीचे आ जाएं द प्रिंसिपल, कॉमा, और उसके बाद कॉलेज एक्स वाई जेड, और उसके बाद इस्लामाबाद, और उसके बाद एक लाइन छोड़ें, और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम और मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह वगैरह। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मेट्स ठीक हैं। इनमें से जो फॉर्मेट आपको फिजिबल लगता है, जो आपको सही लगता है, आप ये फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट के मैंने आपको दोनों फॉर्मेट्स जो है वो बता दिए। और उसके बाद फिर आगे सिर्फ इसमें रिपोर्ट में ये होता है क्योंकि रिपोर्ट के मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, और ये होता है कि चूंकि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अंदर रिपोर्ट आती है, तो उसमें जनरली यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट मोर। तो रिपोर्ट में जो इंट्रोडक्शन होता है ये 2 से 3 लाइंस का ही होता है, जिसमें आप राइटिंग का पर्पस बताते हैं, और जो बॉडी होती है ये 10 से 15 लाइंस की होती है, बॉडी आपकी डिटेल्ड होती है। और जो रिपोर्ट की बॉडी है उसमें आपने ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है, और इन्हीं पॉइंट्स में से आप हेडिंग बना सकते हैं। यानी इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जैसे कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, रीडिंग हॉल एंड सीटिंग कैपेसिटी, इसकी हेडिंग दे के बेशक आप लिखते हैं। नंबर ऑफ बुक्स एंड मैगजीन अवेलेबल फॉर बारविंग, इसकी हेडिंग दे के आप लिख दें।
स्टेट ऑफ रेफरेंस सेक्शन इसकी हेडिंग दे के आप लिखते हैं, और उसके बाद रिकमेंडेशंस फॉर द परचेज ऑफ न्यू बुक्स एंड अदर इंप्रूवमेंट्स, इसकी इसकी आप जो है वो इसकी भी हेडिंग बना के आप जो है वो रिकमेंडेशंस दे दें। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप हेडिंग्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हेडिंग्स बनाना जरूरी नहीं होता। आपकी मर्जी है, अगर आप हेडिंग बनाना सर, चाहते हैं तो आप बनाएं, वरना आप सिंपल पैराग्राफ्स की सूरत में भी बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी हसीबा, सबसे पहले मुझे ये बताओ तुमने सेंड किया था? सर वो मैंने मैसेज रात को देर से पढ़ा था और उसके बाद आपने मुझे रिप्लाई नहीं दी, तो मुझे लगा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब आपने दोबारा रिप्लाई दिया तो वो बहुत देर हो गई। ओके, चले। हाँ जी, सवाल सर, पूछो। सर जो रिपोर्ट में हम डेटा एट ए ग्लेंस बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में जो बनाते हैं, तो सर वो हाँ, जरूरी होता है या नहीं होता? अच्छा होता है। अगर आप टेबुलेटेड फॉर्म में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। सर वो हम बॉडी बॉडी में बनाएंगे? ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ही बनेगा ना, कंक्लूजन और में ये उस तो बॉडी इंट्रोडक्शन के अंदर तो नहीं दिया जाता होता ना। मतलब सर उसका मेरा मतलब है कि उसकी अलग हेडिंग देंगे, यानी बस बॉडी की जो सब नहीं, कुछ पैराग्राफ्स लिख के? बॉडी के अंदर आप सिंपल जो है वो जब रिपोर्ट लिख रहे होंगे तो आप उसी के अंदर ही जो है वो एक सेक्शन जो है वो छोटा सा बना सकते हैं, जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी मैंने जो है वो ये रिपोर्ट कंडक्ट की थी और उसमें ये मेरी फाइंडिंग्स थी वगैरह वगैरह। सर उसकी अलग हेडिंग कोई भी नहीं है? अलग उसकी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, उसको किसी न किसी हेडिंग के अंडर ही आप डील करते हैं। लेट मी शो यू अ सैंपल, लेट मी शो यू। जैसे हमारे कॉलेज में जो करवाया उसमें हमें कहा है कि आपने हर डेटा एट ए ग्लिम्स की हेडिंग दी के उसके बाद टेबुलर फॉर्म में कराना है, करना है। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो अगर आप बेटा टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल बना के फिर आपने उस टेबल को उस टेबल की ना आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ओके ठीक सर। है, टेबल की आपने देनी होती है डिस्क्रिप्शन। एक मिनट यार, मुझे साथ साथ आपसे बातें भी, आप लोगों से बातें भी करनी होती हैं, और साथ साथ जो है वो मुझे वो भी करना होता है, आप लोगों के लिए मटेरियल भी ढूंढना होता है। अब ये देखो ना कि ये इस तरीके से सब्जेक्ट हो गया, ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग हो गई, उसके बाद ये यहाँ पे रिपोर्ट आना चाहिए टेक्स्ट की जगह पे ना, रिपोर्ट। अब ये सारी इसने रिपोर्ट लिखी है, इसने बीच में कोई हेडिंग्स नहीं बनाई, इसने पूरी रिपोर्ट जो है वो एक ही फॉर्म में लिख दी है। फाइंडिंग्स उसने दी हैं, और फाइंडिंग्स के अंदर उसने देखें कि ये इस तरीके से टेबल बना दी है। सिंपल उसने ये कह दिया है कि दिस हैज लेड टू फर्दर केसेस एज शोन बिलो, इस तरीके से इसने। और फिर इसी तरीके से द डेटा कैन बी डिस्प्लेड ग्राफिकली एज, इसका इसने यहाँ पे ग्राफ बना दिए, और उसके बाद ये कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद सजेशंस आ गए। इस तरह से भी ओके आप सर। बना सकते हैं। और इसी तरीके से ये कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पास पेपर्स में से आए हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं ओके सर। रिपोर्ट। और जैसे आपको चार बीच में वो दिए गए थे ना कि आपने नंबर वन पे ये लिखें, टू थ्री फोर, तो आप उनको बेटा इस तरीके से भी कर सकते हैं। रिपोर्ट की हेडिंग दें, नंबर वन को, यस ए सर। को इस तरह से एक्सप्लेन कर दें, बी को इस तरह एक्सप्लेन कर दें, जहां पे बीच में कोई टेबल आता है तो टेबल बना दें, सी को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें, और एंड पे सजेशंस दे दें। ओके सर। हाँ, अब ये इस तरीके से ये रिपोर्ट्स लिखी गई। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बाय द वे, आई शेयर इट विद यू। और बीच में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं कि इतने परसेंट में ये हुआ, उतने परसेंट में ये हुआ, तो इस तरीके की डिस्कशन जो है वो आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। ओके सर। बिल्कुल, टेबल की इन्फो आप खुद से लिख सकते हैं। टेबल की इन्फो आप खुद से ही लिखेंगे ना, सारी बात है। वहां पे आपने हाइपोथेटिकल, देखो आपका इसमें जो आपका क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन होता है उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो चेक नहीं हो रही होती, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो चेक हो रही होती हैं, कि आपको लिखना आता है या नहीं आता। तो आप टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली आप खुद से ही डालेंगे। अच्छा, और उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब, ये मैंने यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, जिनको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। सर टेबल बनाना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, अगर आप बना दें तो अच्छा होता है। और टेबल वाला सवाल दिखाएं, टेबल वाला सवाल मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा ना, आई शेयर दिस विद यू राइट अवे, आई शेयर दिस विद यू। ठीक है, राइट अवे आई शेयर दिस विद यू। दिस वाज बेसिकली अबाउट द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वाला सवाल आता है लाइब्रेरी की कंडीशन पे, तो जिसमें नंबर ऑफ बुक्स एंड मैगजीन अवेलेबल फॉर बोरविंग है, तो इसमें आप एक टेबल बना देना कि इतनी फिक्शन की हैं, इतनी नॉन फिक्शन की हैं, हिस्ट्री पे इतनी बुक्स हैं, इस्लामिक नॉलेज के ऊपर इतनी बुक्स हैं, इस तरीके का आप हेडिंग्स बता दें।
सर इसमें चारों में एक ही लिखना पड़ेगा? क्या चीज? जो आपने सर दिखाया है, इसमें एक ही लिखना पड़ेगा? एक क्या लिखना पड़ेगा? सर आपकी हम्म? मर्जी है जिस इसमें कौन सा लिखना है। किस चीज में? ये जो रिपोर्ट राइटिंग है सर, हाँ हाँ। आपके लिए नहीं इसमें कौन सा भी सर टॉपिक चूज करना है, उसी पे लिखना है सिर्फ। हमारा एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक के ऊपर वो कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट के अंदर ये चार चीजें होनी चाहिए। ठीक है। 11 12 पास किया सर, ये बोल रहे ये थे। एम ही है मतलब मुस्तफा, हम्म। हुजैफा, हुजैफा इसकी थोड़ी तबीयत दुरुस्त करो ना यार, इसको कुछ पानी शानी डालो इसके ऊपर। और दूर बैठना। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं जनाब हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको आता है कि वापडा के ऑफिसर को लिखें, या आप जो है वो चेयरमैन वापडा को लिखें, या आप सुई गैस के महकमे को आप लेटर लिखें, या आप जो ट्रैफिक वार्डन है उसको आप लिखें। तो जब आप किसी ऑफिसर को लेटर लिखते हैं तो फिर आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके से होता है: आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ प्रेसिंग एंड क्रिटिकल इशू ऑफ, आगे जिस इशू पे आपको लेटर लिखने के लिए आ रहा है, which has been causing significant discomfort and unrest among the residents of our area. As a conscientious and responsible citizen, आपको conscientious के spelling नहीं आते तो आप सिंपल यहाँ पे कर दें कि as a responsible citizen, I consider it my duty to voice this concern and seek the immediate attention and action of your esteemed office. तो दिस शुड बी एन इंट्रोडक्शन, जो कि आप हर तरह के जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड ही आपको आते हैं ना लेटर के जो टॉपिक्स होते हैं, तो यू कैन यूज दिस फॉर ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स। सिंपल ये है कि यहाँ पे आपने इसको फिल करना है। उसके बाद फिर आप जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करेंगे। अनअवेलेबिलिटी ऑफ पार्क्स है, रैश ड्राइविंग है, स्कूल्स के पास जो है वो हॉन्किंग है, मतलब हॉर्न बच्चे जो ड्राइवर्स हैं वो हॉन्किंग करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करें, और कंक्लूजन फिर आप दिस दिस कैन बी द कंक्लूजन दैट यू कैन यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटर्स। I trust that my concerns will be received in the spirit of constructive feedback, promoting timely and effective measures by the relevant authorities. Resolving this matter at the earliest will ensure that the community can enjoy a harmonious, peaceful, and productive environment. Now, this is the conclusion that you can use for all kind of letters. फिर अगर आप अब इसमें देखें, अगर आप ऑफिसर को लिख रहे होते हैं तो डायरेक्ट आप जो कंसर्न अफसर होता है आप उससे बात कर रहे होते हैं। मतलब ट्रैफिक के मसाइल हैं, आप ट्रैफिक के सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जो डीएसपी ट्रैफिक है उसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपको लेटर लिखने को आता है किसी एडिटर को, अखबार के एडिटर को लिख रहे होते हैं, तो फिर आप उसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और यार मुस्तफ़ा ऑलरेडी ये शेयर हुआ है ग्रुप में, अल्लाह के बंदे। एडिटर को आप लिख रहे होते हैं तो फिर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं: थ्रू द वाइडली रेड एंड रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू हाईलाइट अ प्रेसिंग इशू ऑफ, जिस प्रॉब्लम के लिए आप लिख रहे हैं, दैट हैज बीन कॉजिंग सिग्निफिकेंट distress to the residents of our locality. This issue requires the immediate attention of the relevant authorities. आपने अखबार के एडिटर को नहीं कहना कि भाई हमारा मसला सॉल्व करो। अखबार का जो एडिटर है उसने आपका मसला नहीं सॉल्व करना होता। ठीक है, आप सिर्फ उसके अखबार में अपने कंसर्न्स जो हैं उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके उन तक जो है वो आपकी बात अखबार के जरिए पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका जो कंक्लूजन होता है लेटर टू एडिटर का, वो आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आई होप माई कंसर्न्स विल बी टेकन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड प्रॉम्प्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू एक्ट स्विफ्टली इन एड्रेसिंग द मैटर। Such timely action will help restore peace, order and well-being in our community. अच्छा, अब जॉब एप्लीकेशन अगर आपको आती है, जॉब एप्लीकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, महज आधा लेटर तो यही हो गया, बल्कि आधे से ज्यादा हो गया। अब आपका करने का क्या काम है? आपने सिर्फ बॉडी के जो 3 4 लाइंस हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपने लिखनी होगी। मतलब 3 4 भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका लेटर जो है वो एक जबरदस्त लेटर आपका बन जाएगा। है ना मजे की बात? अब जो जॉब एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन में जॉब एप्लीकेशन में आप किस तरीके से स्टार्ट करते हैं? जॉब एप्लीकेशन आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन आपका होता है कि आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन आ रही होती है। अच्छा,
अब ये मुझे पता था कि कोई ना कोई बच्चा ये सवाल पूछेगा कि जॉब एप्लीकेशन के अंदर सीवी कैसे लिखें। जॉब एप्लीकेशन के अंदर सीवी डालने की जरूरत नहीं होती। जॉब एप्लीकेशन के अंदर सीवी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ इन योर esteemed organization as published in daily the Dawn News. After carefully reviewing the job requirement and responsibilities, I am confident that my qualifications, skills, and professional experience align perfectly with the role. अब ये वो इंट्रोडक्शन है जो आप तमाम जॉब एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब एप्लीकेशंस। उसके बाद फिर आप बताते हैं कि जी मैंने फलां जगह से ये पढ़ा, मैंने मैंने फलां जगह से ये स्टडी की, फलां जगह पे मैंने काम किया, ये वो इस तरीके से। और कंक्लूजन जो है तमाम जॉब एप्लीकेशंस का कंक्लूजन ये होता है कि प्लीज फाइंड अटैच्ड माय रेज्यूमे, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड एक्सपीरियंस लेटर्स फॉर योर रिव्यू। I am keen to contribute my expertise to your organization and I'm hopeful for an opportunity to discuss my application further. I look forward to your positive response. That's it. अब जहां तक रिपोर्ट की बात है, तो रिपोर्ट में क्या होता है? इंट्रोडक्शन जो है, नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन दैट यू कैन यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। दिस रिपोर्ट हैज बीन मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट इशू ऑफ, आगे जिस इशू के लिए आप लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये था सिग्निफिकेंट इशू ऑफ द कंडीशन ऑफ आवर स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, द कंडीशन ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी based on an in-depth analysis of the situation, including thorough observations and a careful study of relevant data. The following report aims to shed light on the critical aspect of the problem while offering potential insights and recommendations. Now, this is the introduction that you can use for all kind of reports. उसके बाद फिर आपको जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए होंगे, आपने उन्हीं 4 पॉइंट्स को क्या करना है, हर पॉइंट के ऊपर 2-2 3-3 लाइनें लिख के आपने अपनी बॉडी बनानी है, और एंड पे फिर आपने ये वाला कंक्लूजन यूज कर देना है। आई ट्रस्ट दैट द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस presented in this report will be taken as constructive input to guide appropriate actions. Addressing this matter effectively will not only resolve the issue but also contribute to the betterment and overall progress of the community or the organization involved. सर अगर हम किसी लेटर के रिस्पॉन्स में रिपोर्ट लिखे तो लेटर का नंबर वगैरह लाजमी लिखना होता है? आपको वो उस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आती। ठीक है, लेटर के रिस्पॉन्स वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो नहीं आपको आती होती। ठीक है, अच्छा। अब जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है, जो जॉब एप्लीकेशन होती है, तो जॉब एप्लीकेशन में ये मैंने एक पूरी, फिर बाद में एक आई थॉट कि यार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर होती है, तो ये उन बच्चों के लिए। तो नाउ दिस इज अ यूनिवर्सल जॉब एप्लीकेशन जिसमें ये पहले ये रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस आ गया, फिर ये रिसीवर एड्रेस आ गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जिस पोजीशन के लिए आप लिख रहे हैं ये लिख दें, फिर उसके बाद डियर मैनेजर या रिस्पेक्टेड मैनेजर, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन अ लोकल न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ। जो क्वेश्चन में आपको टाइटल आता है जिस पोस्ट के लिए, वो लिखें। In your esteemed organization, after carefully reviewing the job requirement, I am confident that my qualification and experience make me a strong candidate for the position. अब उसके बाद throughout my academic and professional journey, I have developed and refined my expertise in, आगे अगर टीचर की पोस्ट के लिए जॉब है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन टीचिंग, और अगर बैंक की पोस्ट है तो फिर इन बैंकिंग, अगर फाइनेंस की पोस्ट है तो इन फाइनेंस, जो भी डिसिप्लिन होता है। माई बैकग्राउंड इन, आगे फिर उसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, मैनेजमेंट, हैज इक्विप्ड मी विद द एबिलिटी टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर दिस रोल। Moreover, I am a dedicated, detail-oriented professional who thrives in collaborative environments and is committed to achieving excellence in all assigned tasks. Being deeply impressed by your organization's reputation for innovation and excellence, I am eager to contribute my skills and energy towards its continued success and growth. Joining your team would be a privilege, and I'm confident that my contributions will positively impact the company's objectives. Please find attached my resume, academic credentials, and relevant experience letters for your review. I would be delighted to discuss how my background and aspirations align with the needs of your organization in more detail.
Thank you for considering my application and I look forward to the possibility of contributing to your STEAM team. भाई जिसकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, तो ये वाला जो जॉब एप्लीकेशन है इसको आप यूज कर सकते हैं. सर, हाउ वुड दिस लेटर कन्विंस द एम्प्लॉयर एज दिस इज रिटन इन मोस्टली ऑल लेटर? हाउ कैन वी शो दैट वी आर द वन एंड द बेस्ट फॉर द लेटर? तो देखें, दीज आर दीज आर बेसिकली द किक स्टार्ट्स. ठीक है, व्हाट आई एम गिविंग यू इज द किक स्टार्ट. ठीक है, दैट यू कैन यूज एंड देन फर्दर यू कैन अल्टर इट. मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सिर्फ आपने यही लिखना है और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. And the second thing is that is the that's a question in the paper. You are not writing a real application that you actually have to send to the recruiter. All right. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपके सेंटेंसेस ठीक होने चाहिए, सेंटेंसेस आपके रेलेवेंट होने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए, और जो बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करते हैं. दैट्स इट. ओके. सर इसमें बॉडी के अलावा जो सर ये ऊपर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसके कितने मार्क्स हैं? ऊपर वाला जो पार्ट है ऊपर पार्ट और नीचे सारे मिलके इसके 3 नंबर होते हैं. 3 नंबर किसी जगह पे 3 होते हैं, कुछ कुछ केसेस में 3 होते हैं, कुछ केसेस में 4 होते हैं. जिस तरह आप यहाँ पे देखें ना कि अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में 1 नंबर रिसीवर एड्रेस का, एक सब्जेक्ट का, 5 नंबर होते हैं बॉडी के. और जो एप्लीकेशन जो लेटर होता है, लेटर के अंदर बॉडी के 4 नंबर होते हैं. 3 नंबर जो है वो हेडर हेडर के होते हैं, हेडर एंड फुटर के होते हैं. अच्छा, जुल्फकार कह रहे हैं कि सर सीवी ना लिखें तो कुछ नहीं होगा. यार सीवी लिखनी ही नहीं है भाई, एप्लीकेशन के अंदर सीवी नहीं होती. ये पता नहीं टीचर्स आपसे क्यों आपको कहते हैं कि जी एप्लीकेशन के साथ आपने सीवी भी बनानी है. सीवी इज अ सेपरेट थिंग. जब आपको सीवी के लिए कहा जाता है तो तब आप सीवी बनाते हैं, जब आपको एप्लीकेशन कहा जाता है तो फिर आप एप्लीकेशन लिखते हैं. ठीक एक्सक्यूज है, मी सर। एप्लीकेशन अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपने क्या करना होता है, फिल करना होता है. जी जी बच्चे. सर हमारे सर ने कहा है जो आपने पैटर्न नहीं बताया शुरू से हाँ. वो एज इट इज सेम बताया है, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव लिख के फिर हमें हेडिंग लिखवाई है पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर हमने 8 लाइन वो लिखी है नेम, फादर नेम, CNIC, फिर आगे लिखवाया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, हेडिंग दी है, फिर उसमें लेटेस्ट टू ओल्ड डिग्रीज लिखवाई हैं, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर स्किल्स, फिर इंटरेस्ट. सर वो पैटर्न सही नहीं होगा? वो सीवी का पैटर्न है. एप्लीकेशन के अंदर सीवी नहीं बनानी होती. एप्लीकेशन के अंदर आपने वही चीज जो है वो आपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करनी होती है कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये अचीव किया हुआ है, मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है. वो आपने लाइंस के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है, अब ये देखें ना कि ये यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट है ना, जॉब एप्लीकेशन का. अब एप्लीकेशन के अंदर क्या है, एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे किधर गया यार, अभी मैंने ओपन किया हुआ था, यानी कौन सी क्लास में ओपन किया हुआ था. हाँ, अब देखें ना, बॉडी ऑफ द लेटर जो है इसमें ओपनिंग है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेटर है 3 to 6 सेंटेंसेस में. ठीक है, सेंटेंसेस सेंटेंसेस क्या बनाते होते हैं, सेंटेंसेस पैराग्राफ बनाते होते हैं, और जो चीज आप बात कर रहे हो वो टेबल्स की सूरत में है. ठीक है, वो जो आप जब टेबल्स में बनाते हैं ना, तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन टैबुलेटेड फॉर्म में देते हैं जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो वो सीवी बन जाती है. अगर आपको सीवी आती है तो फिर आप इस तरीके से नेम की हेडिंग दे के, डेट ऑफ बर्थ की, CNIC की, ये चीजें आप पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग दे के लिखते हैं, फिर एजुकेशन का एक कॉलम कॉलम बनाते हैं, फिर एक्सपीरियंसेस का कॉलम बनाते हैं, फिर आप स्किल्स को इस तरह बुलेट्स में लिखते हैं, हॉबीज को बुलेट्स में लिखते हैं, और रेफरेंसेस को आप जो है वो लिखते हैं. ओके सर। सर कह रहे थे कि इसी के अंदर आपने ना ये अटैच करनी है, फेडरल बोर्ड का कोई रूल है? यार नहीं है फेडरल कोड का रूल. आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? APS। यार अब मैं क्या कह सकता हूँ. सर मेरी टीचर ने बिल्कुल आपकी तरह करवाया है. नहीं, देखो, लॉजिक ही नहीं बनती ना यार. मतलब आप सीवी एक सेपरेट चीज है, आप लेटर जॉब एप्लीकेशन के अंदर आप सीवी क्यों डालोगे?
Why would you do that? If you are asked to write an application, you have to write an application. And if you are asked to make a CV, you are supposed to make a CV. Why would you blend both things? Why would you do that? There is no requirement for that. You have to tell the same things in sentences. सर सीवी राइटिंग में एकेडमिक अप्रोच इस्तेमाल करें या टेक्निकल अप्रोच? सीवी राइटिंग के अंदर आप टेक्निकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, एकेडमिक अप्रोच इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि जो सीवी है या जॉब एप्लीकेशन है, ये बेसिकली टेक्निकल राइटिंग्स होती हैं, ये प्रोफेशनल राइटिंग्स होती हैं। सर फोटो अपने साथ लेके जाना होता है? हम्म? क्या? प्रोफाइल पिक्चर लगा। हाँ, फोटो फोटो अपनी फोटो आप साथ लेके जाइएगा। ठीक है, हाँ, फोटो आपने साथ लेके जानी है अपनी। ठीक है। कभी तुम जिंदगी में कभी तुम सीरियस भी होगे या नहीं? वैसे सर अगर इमरान खान की हम लगा दें तो अच्छा होगा। हाँ, यस। तुम ऐसे करना, तुम अपनी फोटो साथ ले जाना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के लिए। हाँ, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं, उनको उनको ये बताएगा ना कि यार ये देखो, मैं अभी जंगल से वापस आ रहा हूँ, तो मुझे सर ना आपने इधर फोटो लेके आए, मैंने कहा चलो जी अभी फोटो भी लगाना पड़ेंगे। इस तरह से आपने बेटा इसको ड्रॉ करना होता है, इस तरह से। यू जस्ट हैव टू मेक अ कॉलम, यू हैव टू शो कि बेसिकली यहाँ पे फोटो आती होती है। ऑल राइट, नाउ वट एवर क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, वी स्टिल हैव लाइक 5 मिनट्स। तो जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है, लेटर को लेके, एप्लीकेशन को लेके, ईमेल को लेके, रिपोर्ट को लेके, यू कैन आस्क। सर हमारी सिर्फ रिपोर्ट है ना, आप वेबसाइट लोग के की लिए। बेटा सेकेंड ईयर की सिर्फ रिपोर्ट है, यस जी। सर फर्स्ट ईयर वालों की सीवी है? नहीं, सीवी नहीं है, लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता सीवी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पहले सीवी होती थी, और फेडरल बोर्ड के अंदर भी अभी एक कल्चर है कि वो बात दफा पास पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं। तो अगर आपको सीवी आती है, तो फिर आप यू कैन यूज दिस फॉर्मेट फॉर मेकिंग अ सीवी। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती होती है इस तरीके से, फिर ऑब्जेक्टिव आप लिखते होते हैं, और फिर उसके बाद एजुकेशन का आप इस तरह से कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले आप अपनी लेटेस्ट एजुकेशन लिखते हैं, उसके बाद आप लीस्ट एजुकेशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, फिर उसके बाद यू कैन यूज दीज स्किल्स फॉर ऑल काइंड ऑफ सीवीज। हॉबीज आप लिखते हैं, और फिर उसके बाद रेफरेंसेस में आप लिखते हैं कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। मतलब एक्सक्यूज मी सर। एहतियात के तौर पे कर ही जाए। एहतियातन कर लें, यस, एहतियातन आप सीवी का फॉर्मेट भी कर लें। ऑलराइट सर। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, हमारे टास्किंग के सर टाइम मैनेजमेंट की कुछ कुछ टिप्स देते हैं यार। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है क्लास वाइज, कि नाइन्थ की इंग्लिश, नाइन्थ की उर्दू, टेंथ की उर्दू, टेंथ की इंग्लिश, फर्स्ट ईयर की उर्दू, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश। आई शेयर दैट लेक्चर्स विद यू। उसमें क्वेश्चन वाइज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना। सर ये जो पिछली फाइल आपने खोली हुई थी जिसमें मार्क्स लिखे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट की और लेटर की, वो तो जरा ग्रुप में शेयर कर दें। मैं शेयर कर देता हूँ बेटा, मैं सब कुछ शेयर कर देता एक्सक्यूज हूँ। मी अच्छा, सर। अफराइज आस्किंग कि सर रिपोर्ट्स में सजेशंस को बुलेट्स में फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, सजेशंस को आप बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं। जी बेटा। सर सीवी और रिज्यूमे में मेन डिफरेंस क्या है? सीवी और रेज्यूमे जो होता है, उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो सीवी होती है वो आपकी होती है, आपका आपकी होलसम कह लें, या आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो होता है। यानी सीवी के अंदर आपकी सारी चीजें आती हैं जो उस जॉब के लिए पर्टिकुलरली रेलेवेंट हो या ना हो। ओके ठीक सर। है। अच्छा, जबकि जो रेज्यूमे होता है वो जॉब स्पेसिफिक होता है, जॉब स्पेसिफिक। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मास्टर्स उर्दू में भी किया हुआ है, इंग्लिश में भी किया हुआ है, ठीक है। अब यस सर। अगर मैं अपनी सीवी बनाऊंगा, तो सीवी के अंदर मैं लिखूंगा कि मैंने उर्दू में भी मास्टर्स किया हुआ है और इंग्लिश में भी किया हुआ है। अगर मैं इंग्लिश के टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगर मैं रेज्यूमे बना रहा हूं, तो रेज्यूमे के अंदर मैं अपनी सिर्फ वो क्वालिफिकेशंस लिखूंगा जो मेरी उस जॉब से रेलेवेंट है। ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, दैट वाज इन रेडियो पाकिस्तान।
ठीक है, आई स्टार्टेड माई करियर एज एन एंकर इन रेडियो पाकिस्तान। अब वो जो चीज़ है वो मैं अपनी सीवी के अंदर तो मेंशन करूंगा, लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी भी जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ टीचर की पोस्ट के लिए, तो एक टीचर के लिए एक टीचर की पोस्ट के लिए क्या रेडियो पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे कोई वहां पे हेल्प आउट करेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो मुझे वो मेंशन करने की वहां पे जरूरत नहीं है। यस, आई तो वॉज एन सर एंकर। अगर जॉब जी जी। सर अगर जॉब एप्लीकेशन में एज ए रिज्यूमे बॉक्स बना दें तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं? डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आप बना देते हैं रेज्यूमे तो आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर आपने पैराग्राफ्स की सूरत में लिखना होता है, और पैराग्राफ्स की सूरत में आपने वही बात समझानी होती ओके है। सर। कार इज आस्किंग कि सर आप एक स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर का पेपर भेज सकते हैं? यार फर्स्ट ईयर के अभी हमारी असेसमेंट्स इस साल की होनी है। पिछले साल के मेरे पास पड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के पेपर्स, लेकिन वो चूंकि पेपर पैटर्न भी तब्दील हो चुका है, सिलेबस भी तब्दील हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि पुराने पेपर्स जो हैं वो आपकी कोई हेल्प हेल्प करेंगे। मैं शेयर करने को कर दूंगा, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। और इस साल की अभी हमारी असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुई, वरना मैं अगर हो चुकी होती तो मैं आपको आपके साथ कोई पेपर शेयर कर देता। एक्सक्यूज मी जी जी। सर, सेकेंड ईयर में क्या क्या इंक्लूडेड है क्रिएटिव राइटिंग में? अभी तो मैंने क्लास स्टार्ट ही यहीं से की थी, जिसमें मैंने बताया था क्लास वाइज कि किस क्लास में क्या इंक्लूडेड है। वर यू नॉट देयर? सर आई वाज थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में बेटा, सेकेंड ईयर में रिपोर्ट है और ऐसे राइटिंग है। दिस इज सेकेंड ईयर। रिपोर्ट है और ऐसे राइटिंग है। ओके सर, थैंक यू। हम हादिस आस्किंग कि ये सारे टीचर्स अजीम होते हैं? आई मीन ऑल माय टीचर्स हैव डन मोस्टली ऑल जॉब्स। यार बस हम गरीब लोग होते हैं, हमें जहाँ पे कोई नौकरी मिलती है हम लोग कर लेते हैं। मैंने तो सर आप यू वॉन्ट बिलीव सर इट, आप when I was a university student, I've done all kind of jobs. I've even worked on bakeries. I've worked in ये जो सब्जी मार्केट होती है, सब्जी मंडी होती है, वहां पे भी मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, आई यूज टू गो टू अ सब्जी मंडी इन द मॉर्निंग, एंड आई वुड अर्न 600 रुपीज पर डे। ठीक है। यस, 600 रुपये मुझे मिलते होते थे, जिसमें से 30 रुपये मेरे वापसी का किराया होता था, और 500 तक मुझे डेली की बचत होती थी, एंड दिस इज हाउ आई यूज टू पे माई फीस। यस। तो एज लॉन्ग, मैं तो यही कहता हूँ कि एज लॉन्ग एज इट इज हलाल, there is no limit in putting efforts. There is no limit for earning, and you should always be looking for some opportunities के जिससे आपको जो है वो रिस्क हलाल मिल जाए। एक्सक्यूज अच्छा। मी सर। जी जी। सर मुझे पूछना था कि हमारे मतलब कॉलेज में जो है ना, टीचर ने मतलब हमें ऐसे रिपोर्ट का कराया था कि हेडिंग्स बना के मतलब कराया था कि अगर हम ऐसे करें कि स्टार्ट में मतलब इंट्रोडक्शन लिख दें, उसके बाद रिपोर्ट, फिर कंक्लूजन, और फिर एंड में जाके सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस की यस, यू हेडिंग। कैन। ये देखो ना, ये मैंने आपको स्पेसिमेन रिपोर्ट जो बताई है इसमें ऐसे ही बना हुआ है ना। इंट्रोडक्शन है, फिर रिपोर्ट की हेडिंग है, और आप इस तरीके से आप जो है वो ABC करके आप लिखते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर मैं आपको अपने बच्चों की जो पास्ट की असेसमेंट्स हैं वो अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मुझे कोई मिल जाती हैं, ठीक है, तो अब इसमें असल में बच्चे जो है ना वो, अच्छा, ये मानूर का पेपर है। ये वकार का है। हम्म, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है। बाकी पेपर किधर है? एक मिनट, मैं आपको कुछ एक दो रिपोर्ट्स ना ई शीट्स के ऊपर भी सॉल्व दिखा देता हूँ ना, ताकि आप लोग। सर ये आपने PDF दिखाया ना, उसमें MCQ वगैरह थे, ये हमारे लिए बनाया था सर आपने? कौन से वाले?
सर जब आप पढ़ा रहे थे उधर से। कौन से वाले? वो यार आप लोगों के लिए तो इतने मैंने इतनी वर्कशीट्स आपको सॉल्व करवाई हैं अल्लाह के बंदे। नहीं, टेस्ट लेने के लिए सर। हाँ। सर जो आपने रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्कशीट सेंड की थी ना सर, हाँ। हाँ। सर उसमें ज्यादातर इंटरप्टेड स्पीच है। तो सर अगर हम लास्ट में आप इंटरप्टेड स्पीच का कन्वर्जन दो दफा एक दो पैराग्राफ पे करवा दें। ओके, मैं करवा दूंगा। अच्छा, अब ये देखें अ, ना। जी जी। तो सर मतलब ही आधे स्टेटमेंट पहले, उसके बाद ही साइड, और उसके बाद तीन चार पांच छह सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको किस तरह लिंक करना होता है, तो वो थोड़ा सा गाइड कर ठीक है। दे। ऑल राइट। अच्छा, ये देखें कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं रिपोर्ट। और ये वाला फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल रिपोर्ट लिख के और डायरेक्ट आप बना दें। ये देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं कि आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट भी आप रिपोर्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर कैन बी सो मैनी वेज टू डू दैट। ऑलराइट। तो ओवर थिंकिंग मत किया करें, खुद को जानबूझ के कंफ्यूज मत किया करें। और जो कंफ्यूजिंग एवेन्यूज होते हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसी डिस्कशंस होती हैं जो आपको कंफ्यूज करें, जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन या एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो, इस तरह की जगहों से दूर रहा करें। ठीक है। और पॉजिटिव रहा करें चीज़ों को लेके। ये इतने कोई बड़े बड़े मैटर्स नहीं होते, जिस तरह सर यहाँ पे लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी, तो ये बिल्कुल बिल्कुल रिडंडेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, इनकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती। अब ये देखें ना, ये पाई चार्ट इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से आप बीच में पाई चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो दैट इज टोटली अप टू यू। यस सर। इंग्लिश में हैंड राइटिंग कितनी मैटर करती है? इंग्लिश में हैंड राइटिंग कितनी मैटर करती है कि आपका लिखा समझ आना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वो उनका ई और ए समझ नहीं आ रहा होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज भी मैं चेक कर रहा था, तो एक बच्चे ने अफेक्ट लिखा हुआ था, और वो अफेक्ट और इफेक्ट, आप देखें ना, अफेक्ट और इफेक्ट दोनों का मीनिंग अलग है। तो अगर आपका ई और ए जो है वो कंफ्यूजिंग है, तो एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस इस इतनी हो। अब देखें, दिस इज गुड। मतलब मुझे तो इस राइटिंग से मुझे कोई मसला नहीं है। इस राइटिंग से मुझे कोई मसला नहीं है। इस राइटिंग से भी मुझे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज रीडेबल एंड एज लॉन्ग एज इट मेक सेंस। ठीक है। अब इस राइटिंग से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रीडेबल है, इट्स क्लियरली रीडेबल फॉर मी। ये वाली भी इट इज क्लियरली रीडेबल फॉर मी। मतलब देर इज नो इशू एट ऑल इन दिस फॉर्मेट। ये इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट इसकी राइटिंग अच्छी होने का मतलब, ये तो नेचुरली शी वाज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर जो है वो, अब देखें ना कि इसकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन इसने ऐसे भी तो कितना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर इसका ऐसे अच्छा ना होता, खाली राइटिंग होती, तो खाली राइटिंग पे तो इसको नंबर नहीं मिलने थे ना। समझ आ रही है ना बात? यस सर। हाँ। तो खाली राइटिंग से नहीं गुजारा होता, लेकिन फिर राइटिंग के साथ साथ जो है ना वो आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी फिर टिप टॉप होनी चाहिए। ऑल राइट बच्चों, तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। अभी मैं आप लोगों के साथ अच्छा एक मिनट, जो टास्क मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, मैं आपको ज़रा टास्क भी समझा दूँ। इट विल जस्ट टेक लेस देन 1 मिनट। टास्क गया किधर? हाँ, ये रहा। अब इसमें मैंने ये किया हुआ है कि क्लास वाइज यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर योर ऑन क्लास। जो नाइन्थ वाले बच्चे हैं वो ये दो टॉपिक्स करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ प्री नाइन्थ, अभी जिस तरह यहाँ पे रुमेसा है, इसी तरीके से आयजा है, ठीक है, जो प्री नाइन्थ वाले बच्चे हैं, तो जो प्री नाइन्थ वाले बच्चे हैं वो नाइन्थ वाले टॉपिक्स को अटेम्प्ट करेंगे। एंड दोज हु हैव पास्ड एचएसएससी एंड आर अटेंडिंग बूट कैंप फॉर जनरल enhancement ऑफ देयर लैंग्वेज मे अटेम्प्ट वन पार्ट फ्रॉम ईच क्लास। तो आपकी क्लास में एक दो बंदे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने एचएसएससी कर लिया है, तो बस वो, उन्हें एक होता है कि यार साल के बाद के यार सरनेम से एक दफ़ा इंटरेक्ट हो जाए। मतलब ऐसे बच्चे भी हैं कि जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो बस वो कोर्स ले लेते हैं कि बस सर आपसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो वो इस वजह से कोर्स ले लेते हैं। तो इन दैट केस फिर आप जो है वो यहाँ से जौन सा मर्जी टॉपिक आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाइन्थ वाले बच्चे, नाइन्थ और प्री नाइन्थ वाले ये दो क्वेश्चंस करेंगे, टेंथ वाले ये दो करेंगे, इलेवंथ वाले ये दो क्वेश्चंस करेंगे, और ट्वेल्थ वाले जो है वो ये दो क्वेश्चंस करेंगे। और जो जिन बच्चों के पास दो करने का टाइम नहीं है, वो कम से कम एक तो करके लाजमी भेजना। ठीक है। यस सर। इज दैट क्लियर? सर प्री नाइन्थ के सवाल एक दफा फिर से बता दें, मैं किसी से बात कर रही थी जरूरी।
बच्चे नाइन्थ वाले, जो नाइन्थ के क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं, प्री नाइन्थ वालों ने। ओके। ओके, ऑल राइट, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर हाँ हाँ। आप दोबारा सर वो टास्क सामने लाए थोड़ा। अब नहीं ला सकता मैं। अभी मैं सेंड करता हूँ, आप उसको देख लेना, बेशक उसके ऊपर लेट जाना फिर, ठीक है। ये